वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। क्या कर लेते हैं संसाधनों की भू राजनीति और जो मूल निवासी हैं स्वदेशी जो लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आखिरकार संसाधनों की भू राजनीति क्या है, संसाधनों की जो भू राजनीति है उसका अर्थ क्या है। देखिए, संसाधनों की जो भू राजनीति है इसके बारे में जो मतलब है इसका मतलब यह है कि किसे क्या, कब, कहाँ और कैसे चीजें मिलनी चाहिए। देखिए, संसाधन क्या है, जो प्रकृति से हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं वही हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो संसाधन हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों पर किसका हक होगा, कितना हक होगा, कब और कहाँ और कैसे ये हक प्राप्त होगा, और इन संसाधनों पर किसको ज्यादा अधिकार मिलेगा और कितना अधिकार मिलेगा, यही चीज संसाधनों की भू राजनीति के बारे में बात करती है। और देखिए, जैसे जैसे अ, उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद के बाद जब कॉलोनाइजेशन होना शुरू हुआ, उसके बाद नव उपनिवेशवाद की जड़ें जो हैं इतिहास में नजर आई, हमें राजनीतिक इतिहास में नजर आई। उसने कहीं ना कहीं संसाधनों की जो भू राजनीति थी उसमें कुछ परिवर्तन लाए। देखिए, ये जो विकसित देश हैं, ये विकसित देशों की एक बहुत अहम बात ये रही है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद इन विकसित देशों ने, विकसित राष्ट्रों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुत अधिक उत्पादकता बनाए रखी। और आप सभी लोग इस बात को मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि यदि हमें किसी चीज का उत्पादन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और हम रॉ मटेरियल प्रकृति से या संसाधनों, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, हम उनसे इसे प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हमें ये प्राप्त नहीं होंगे, विकसित राष्ट्रों को प्राप्त नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आएंगी कि वो तैयार माल नहीं कर पाएंगे। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से वो बना रहे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये संसाधनों की जो भू राजनीति है, इसमें विकासशील राष्ट्रों पर उन्होंने विकसित राष्ट्रों ने विकासशील राष्ट्रों पर कहीं ना कहीं अपने अधिकार बहुत ज्यादा बनाए रखने का प्रयास किया। और यही कारण था कि जब पूरी दुनिया के अंदर उपनिवेशवाद की जो जड़ें आ रही थी, उपनिवेशवाद उभरता चला आ रहा था, उसका एक बहुत बड़ा कारण संसाधनों की भू राजनीति था, संसाधनों को प्राप्त करना था। क्यों? क्योंकि कच्चा माल बेचने के उद्देश्य से विकसित राष्ट्रों ने उत्पादन किया था, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि किसी और राष्ट्र में भी हमें वहां के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कच्चा माल प्राप्त हो सकता है, तो क्यों ना उस राष्ट्र के अंदर ही, उस देश के अंदर ही उत्पादन करना शुरू किया जाए। और जब विऔपनिवेशीकरण हुआ, उसके बाद नव उपनिवेशवाद की जो प्रथाएं थी बड़े पैमाने पर फैली। और पूरे शीत युद्ध के दौरान ये जो विकसित राष्ट्र थे, ये जो तेजी से विकास करके तेजी से उत्पादन करना चाह रहे थे और लाभ कमाना चाह रहे थे, उन देशों ने, औद्योगिक देशों ने संसाधनों की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि को सुनिश्चित करने का पूरा पूरा प्रयास किया। क्यों? क्योंकि देखिए, पूरे शीत युद्ध के टाइम में 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन होने तक की घटना के बीच में इन बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र थे, बड़ी बड़ी औद्योगिक जो देश थे, उन्होंने कहीं ना कहीं संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास किया। और उन्होंने प्रयास ये किए कि वो संसाधन अपने राष्ट्र से मिलें तो ठीक, ना मिलें तो दूसरे राष्ट्रों से कैसे भी कर कर वो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण किया जा सके ताकि लाभ कमाया जा सके। और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, यदि हम उसकी बात करें तो इसमें दो प्राकृतिक ऐसे संसाधन हैं जिनको लेकर बहुत राजनीति गर्म रहती है। पहला प्राकृतिक संसाधन है तेल, दूसरा प्राकृतिक संसाधन है पानी। तो पहले हम तेल पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार तेल क्या है। तेल का जो राजनीति है, तेल को लेकर जो राजनीति चल रही है वो क्या है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को एक पोर्टेबल और एक बहुत ज़रूरी ईंधन के रूप में तेल चाहिए होता है, और तेल पर ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं निर्भर है। और हम बात करें कि भाई जो पूरे विश्व में तेल प्राप्त हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा तेल कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो खाड़ी जो क्षेत्र है विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है पूरी दुनिया को। यानी जितना पूरी दुनिया को तेल चाहिए उसका 30% खाड़ी देशों से आता है। और अगर हम ये बात करें कि भाई जो खाड़ी देश हैं उन खाड़ी देशों में कितना तेल मौजूद है, तो जितना हमें पता चला है कि पूरी दुनिया में जितना तेल है उस तेल का लगभग 64%, 64% हिस्सा जो है वो खाड़ी के देशों में तेल उपलब्ध है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और देखिए, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तेल है, इनका पूरा जो इतिहास रहा है ना, वो युद्ध और संघर्ष का इतिहास रहा है। और तेल पर युद्ध और संघर्ष का इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं रहा है कि तेल एक बहुत आवश्यक संसाधन है, लेकिन दुनिया के सभी राष्ट्रों को ये बात पता है कि भाई तेल के बिना कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से तेल के ऊपर ही निर्भर है। यदि अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन करना है तो पेट्रोलियम पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह यदि ले जाना है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वाहनों की ज़रूरत होती है उन वाहनों में भी ईंधन के तौर पर तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया तेल को लेकर बहुत संघर्षरत है और बहुत मतलब पैशनेटेड है कि वो चाहती है पूरी दुनिया, और खास तौर से जो विकसित राष्ट्र हैं वो चाहते हैं कि तेल के ज्यादा से ज्यादा भंडारों पर उनका कब्जा रहे। अभी देखिए, वर्तमान में यदि हम रूस और यूक्रेन के जो संघर्ष चल रहा है, यदि उस संघर्ष को भी देखें तो उस रूस और यूक्रेन के संघर्ष में भी हम ये पाते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों राष्ट्रों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें रूस यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों, खास तौर से तेल और गैस की जो संसाधन हैं उन पर वो कब्जा चाहता है, ताकि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है उसके हाथ में रहे और उसकी आवश्यकताएं नॉमिनल सी खर्चे पर ही पूरी हो सके, तेल उसे बाहर से ना खरीदना पड़े, प्राकृतिक संसाधनों को बाहर से ना खरीदना पड़े। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो दूसरा अ, संसाधन है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेटेड है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, पूरी दुनिया के लोग, वो है जल, पानी। देखें, ये एक बहुत अहम बात है कि दुनिया में पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन पीने लायक जो स्वच्छ जल है वो स्वच्छ जल बहुत कम मात्रा में है, नाम मात्र के बराबर है। और उसका स्तर भी देखें, जो ग्राउंड वाटर है उसका स्तर भी धीरे धीरे कर कर घटता चला जा रहा है। ऐसी पोजीशन में अब सारे जो दुनिया के देश हैं साफ पीने के पानी को हथियाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और यदि हम ये बात करें कि भाई जल को लेकर क्या संघर्ष चल रहा है, तो 1950 और 60 का जो दशक रहा, इस 1950 और 60 के दशक में इजराइल
इसराइल, सीरिया और जो जॉर्डन है, इन देशों के बीच में पानी को लेकर, जल को लेकर, स्वच्छ जल संसाधन को लेकर बहुत संघर्ष हुआ। और इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक जो नदी है, उस नदी से पानी का बहाव मोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की थी, और ये कोशिश की थी कि स्वच्छ जल संसाधन पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन यदि हम फिलहाल की बात करें तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में जो फरहात नदी है, उस नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से बहुत ठनी हुई है इन लोगों की आपस में। कौन कौन? तुर्की, सीरिया और इराक। और इनके बीच में एक फरात नदी है, जहां बांध के निर्माण को लेकर इन लोगों का आपस में खींचतान चल रही है। और यदि हम बात करें कि भाई देखें, क्या सिर्फ यही एग्जाम्पल है, तो आंसर है नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां नदियों के बीच में साझा है, यानी दो राष्ट्रों के बीच में एक ही नदी बह रही है। तो वहां उनके बीच में उस नदी के पानी को लेकर, उनके पानी को बंटवारे को लेकर उन राष्ट्रों के बीच में सैनिक संघर्ष भी हुआ है। और ये देखें, इसका तो एक बहुत हमारे लिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर बहुत विवाद रहा है इतिहास में, जिसे आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के बीच बिचाव के बाद ही सुलझाया जा सका। तो ये संसाधनों की भू राजनीति के विषय में की गई बात है, और आप लोगों को संसाधनों की भू राजनीति पूरी तरह से अब समझ आई होगी। अब जब आपको संसाधनों की भू राजनीति समझ आ गई है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं मूलवासी जो हैं, मूल निवासी जो हैं, जिन्हें स्वदेशी लोग या इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है, उनके और उनके अधिकारों के बारे में। तो देखें, यदि हम ये बात करें कि भाई जो मूल निवासी हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो इन मूल निवासियों की बात करते ही पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और राजनीति, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाती हैं। और सबसे पहले देखें, 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शुरुआती दौर पर एक परिभाषा दी थी कि आखिरकार मूल निवासी किन्हें कहा जाएगा, क्या कौन से लोग हैं जो मूल निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आते हों। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये परिभाषा दी, तो इन्होंने ये कहा कि मूल निवासी उन लोगों को माना जाएगा, ऐसे लोगों के वंशज को माना जाएगा जो किसी भी देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हों, और फिर उसके बाद जब वो रहते चले आ रहे हैं, उसके बाद कोई और राष्ट्र की संस्कृति आई हो, कोई और राष्ट्र के लोग आए हों, वहाँ के जातीय जो मूल के लोग हैं वहाँ आए हों, और उन लोगों ने इन लोगों के ऊपर अधिकार जमा लिया हो, उन्हें अपने अधीन, अपना गुलाम बना लिया हो। जैसे देखें, हम लोग भारत के निवासी थे, और हमारे भारतीय लोगों के ऊपर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और बाहरी लोग थे वो, और उन्होंने आकर हमारे ऊपर अधिकार जमा लिया, हमें अपने अधीन कर लिया। तो ऐसे में हम भारतीय मूल निवासी थे। लेकिन यदि हम मूल निवासियों की बात करें, तो मूल निवासी क्या है? ये ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत लंबे समय से अपने एक राष्ट्र में, एक देश में रह रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मूल निवासी आज भी देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा को बनाए रखने में, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के हिसाब से, और अपना जो उनका खास पैटर्न है, सामाजिक ढर्रा है, आर्थिक ढर्रा है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं अपना जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, और उसी के आधार पर जीवन बिताते हैं। तो यदि हम स्वदेशी लोगों की, मूल निवासियों की बात करें, तो संसाधनों की राजनीति को ये एक साथ जोड़ लेते हैं, और इन लोगों की अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पद्धति होती है, और रीति रिवाज होते हैं, जिनके आधार पर ही ये अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ अब जैसे बाकी के लोगों के लिए
बाकी के पर्यावरण संबंधी या किसी और प्रकार के किसी अन्य प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे ही जो इंडिजिनस पीपल हैं, मूल निवासी हैं, उनको अपने समान स्थिति और अधिकारों को लेकर भी काफी सारे आंदोलन जो हैं वो कार्यरत हैं। यदि हम बात करें कि भाई भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ मूल निवासी मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम स्वदेशी लोग, मूल निवासी या इंडिजिनियस पीपल की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि भाई भारत में आखिरकार ये स्वदेशी लोगों को कौन है, किन्हें माना जाए, तो भारत में स्वदेशी लोगों की जो परिभाषा है उन्हें हम आमतौर पर अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो लोग हमारे हिसाब से अनुसूचित जाति वाले हैं या जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं, उन जनजातियों को हम लोग मूल निवासी मानते हैं। अब मूल जो ये निवासी हैं, भारत की परिभाषा के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लोग मूल निवासी की श्रेणी में आ गए, लेकिन इनकी भारत में आबादी कितनी है टोटल? तो आबादी की यदि हम बात करें तो 2001 की जो जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से हमारे देश में जो टोटल जनसंख्या है उसका 8.6% जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं, आदिवासी लोग हैं। और इनके अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जागरूकता चलती चली आ रही है और लोग कहीं ना कहीं इनके अधिकारों की लड़ाइयां भी शुरू कर चुके हैं। और यहाँ देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मूल निवासी है ना, पूरी तरह से अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर या प्रकृति पर निर्भर हैं। और हम लोग जिस तरीके से भूमि को हानि पहुंचा रहे हैं, भूमि को हानि का मतलब है आर्थिक जो संसाधन हैं उनको में से उनके आधार पर कोई हानि हो रही है भूमि को, या ये हम माने कि क्या भूमि या पर्यावरण को जो हानि हो रही है उससे मूल निवासियों का जीवन बहुत आसानी से, सरलता से चल जाएगा? आंसर है नहीं। जो मूल निवासी हैं वो पूरी तरह से प्रकृति पर, कृषि पर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में जब हम पर्यावरण का ह्रास करते चले जा रहे हैं, भूमि का ह्रास करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में मूल निवासियों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी पोजीशन में जब इनके मूल अधिकारों के लिए मूल निवासियों के जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, उनके जीवन यापन पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे एनजीओज ऐसे निकल कर सामने आए हैं जो कि इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं। तो ऐसी कड़ी में सबसे पहली यदि हम बात करें तो 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल ये बनाई गई स्वदेशी लोगों की विश्व परिषद, और इसे 1975 में बनाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले ये जो परिषद बनाई, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, स्वदेशी लोगों की विश्व परिषद, इस विश्व परिषद को सबसे पहले परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। यानी ये जो विश्व परिषद है इंडिजिनियस पीपल्स की, स्वदेशी लोगों की, ये परामर्शदायी संस्था होगी। ये ऐसी काउंसिल है जो मूल निवासियों के अधिकारों के लिए या इनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर परामर्श देगी। तो साथ ही साथ ये जो स्वदेशी लोगों की विश्व परिषद है, सिर्फ ये एक लौती ऐसी संस्था नहीं है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है, बल्कि ऐसे 11 स्वदेशी गैर सरकारी जो संगठन हैं उनमें पहला है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उन सब में बहुत आगे है। और देखिए, क्योंकि यूएनओ ने इसे मान्यता दी हुई है, यूएनओ भी मान रहा है कि भाई इसकी सलाह
जो स्वदेशी लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनको उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इसकी सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत मायने रखती है। तो ये कुल मिलाकर हमारे इस टॉपिक पर चर्चा थी कि संसाधनों की भू राजनीति आखिरकार क्या है, स्वदेशी लोग कौन हैं, इंडिजिनस पीपल कौन है और उनके पास कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से राइट उपलब्ध हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो में चीज़ें चर्चा करी हैं वो पूरी तरह से समझ आई होंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर सीबीएसई इन सारे टॉपिक पर पूछ सकता है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए, जब अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।